नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमारा जो सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए जो बैच चल रहा था उसमें हम पढ़ रहे थे व्याकरण, और व्याकरण के तहत कुछ बच्चों का कमेंट्स आया था कि सर आपने विस्तृत सभी टॉपिकों को पढ़ा दिया है, अब उन्हीं टॉपिकों में से आप ट्रिकी सिस्टम से या ट्रिक के माध्यम से हमें उन टॉपिकों को दोबारा समझा दें। रीट भर्ती परीक्षा के कुछ छात्रों का ये अनुरोध था, तो उसी उपक्रम में हम यहाँ जो आपके संधि टॉपिक है, जैसे कि ये सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है, प्रकरण है, तो उसी को हम ट्रिक के माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे थे। तो देखिए, हमने संधि शब्द के अर्थ को, संधि शब्द का विलोम, संधि शब्द कितने शब्दों से बना है, संधि की परिभाषा आदि को समझ लिया था, और संधि के भेद भी पूर्व कक्षा में समझ लिए। अब आज हम पढ़ेंगे जो संधि के भेद है उनका आपके वर्णन, ट्रिक के माध्यम से उन्हें समझना कि ये कौन सी संधि का भेद है और इसमें कौन सी संधि है, ये महत्वपूर्ण है। देखो, कई बार क्या है कि कई छात्र विस्तृत पढ़ लेते हैं, डिटेल से पढ़ लेते हैं, लेकिन उनके दिमाग में जब एग्जाम में बैठते हैं तो परीक्षा के डर से एग्जाम हॉल में वो अपनी उन चीज़ों को भूल जाते हैं। तो उसी के लिए ये ट्रिक की पद्धति होती है। ट्रिक के माध्यम से क्या थोड़ा छात्र को उत्साह रहता है, जोश रहता है कि मेरे पास एक ट्रिक रूपी हथियार है जिससे मैं आसानी से समझ जाऊंगा कि यहाँ कौन सी संधि है, कौन सा समास है, कौन सा उपसर्ग है, कौन सा प्रत्यय है, कौन सी संज्ञा है, कौन सा सर्वनाम है, आदि कई सारी बातें होती है। तो उसी क्रम में हम संधि को समझ रहे हैं। हम देखेंगे ट्रिक से कि इसमें कौन सी संधि है, ये समझने का, सीधा ही शब्द को देखते ही समझने का प्रयास करना। तो आइए देखते हैं हम संधि में। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था संधि, और संधि टॉपिक में हमने संधि को लेकर जो विद्वानों की मत है, संधि शब्द का अर्थ है, संधि के भेद आदि को पढ़ा। तो संधि का जो संधि के भेद हैं उनमें हमने संधि के कितने भेद पढ़े हैं दोस्तों? 3 भेद। संधि के कितने भेद होते हैं? 3, जिसमें आपने पहला भेद देखा था स्वर संधि। जब स्वर से स्वर मिलता है तो उसके मेल से होने वाली जो संधि है, जो परिवर्तन है, जो विकार है, वो स्वर संधि कहलाती है। इसी क्रम में अगर व्यंजन से चाहे स्वर मिले चाहे व्यंजन, उसके योग से होने वाला परिवर्तन या विकार ही व्यंजन संधि कहलाता है। उसी क्रम में आपने विसर्ग संधि पढ़ी। जब विसर्ग से चाहे स्वर मिले चाहे व्यंजन मिले, मेल होने पर होने वाला परिवर्तन या विकार ही व्यंजन संधि कहलाता है। तो उसी क्रम में हम आगे देखते हैं, जैसे कि संधि का पहला भेद हमने देखा था स्वर संधि। पहला भेद कौन सा है? स्वर संधि। जब स्वर से स्वर का मेल होता है तो बनने वाली संधि होती है आपकी स्वर संधि। यानी कि यहां हमने देखा पूर्व कक्षा में कि स्वर संधि में सबसे बड़ी जो आपको एक समझने की समस्या नहीं रहती, उसका कारण है कि यहां दोनों ही वर्ण, यानी कि प्रथम वर्ण भी और द्वितीय वर्ण दोनों ही क्या होते हैं? स्वर। जब ऐसी स्थिति में आप संधि देखो तो वहां समझ लो कि कौन सी संधि है? स्वर संधि। और सबसे अधिक जब पूर्व वर्ण, पहला वर्ण स्वर होता है तो स्वतः ही वहां समझ लेना चाहिए कि कौन सी संधि है? स्वर संधि। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहां शब्द है विद्या प्लस आल्य, यहां आपने शब्द लिखा विद्या प्लस आल्य। यहां ध्यान में आ है, आ से आ के योग से क्या हुआ? आ। तो हमने देखा यहां जब आप किसी शब्द की संधि करें और संधि करते समय देखें कि वहां पहला वर्ण क्या आ रहा है? स्वर, तो समझ ले कि वहां कौन सी संधि है? स्वर। अब पहला वर्ण स्वर आ रहा है तो स्वतः ही दूसरा वर्ण भी क्या रहेगा? स्वर। और जब स्वर से स्वर का मेल होगा तो वहां कौन सी संधि हो जाएगी? स्वर संधि। जैसा कि हमने यहां देखा। अब स्वर संधि के भेद, तो स्वर संधि के हमारे जो भेद होते हैं वो कितने भेद पढ़े थे हमने? 5। स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5।
तो पहला भेद है आपके दीर्घ स्वर संधि, कौन सी? दीर्घ। दूसरा है आपके गुण स्वर संधि, कौन सी? गुण। तीसरा भेद है आपके वृद्धि स्वर संधि, कौन सी स्वर संधि? वृद्धि। और चौथा है यण स्वर संधि, यण। और पांचवा हो जाता है आयाधि स्वर संधि। देखो हमारे हिंदी में स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5। तो पांचों में पहला है दीर्घ, दूसरा है गुण, तीसरा है वृद्धि, चौथा है यण और पांचवा हो जाएगा आयाधि। तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5। अब हम इन पांचों भेदों को ट्रिक के माध्यम से, कि जैसे ही हमने शब्द देखा और शब्द से हमें पता चले कि यहाँ कौन सी संधि है, ये समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए आप, हमने यहाँ सबसे पहले जो संधि है वो कौन सी है? इसमें अपने यहाँ दीर्घ संधि। कौन सी संधि है? पहली संधि दीर्घ संधि। तो देखिए दीर्घ संधि को समझने का, जैसे ही आप स्वर संधि का पहला भेद दीर्घ संधि देखो, दीर्घ स्वर संधि, स्वर संधि। देखो इसे समान स्वर संधि भी बोलते हैं, इसे समान स्वर संधि भी बोला जाता है, इसे समान स्वर संधि भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ समान वर्णों का मेल होता है। दीर्घ स्वर संधि में समान स्वर संधि भी इसे कहते हैं, उसका कारण है कि इसमें समान स्वरों का मेल होता है। जैसे यहाँ आपके ए, ई, उ और री, इन स्वरों के साथ अगर इन्हीं के समान स्वर मिलते हैं, इन्हीं के कैसे स्वर मिले? समान, यानी कि ए, ई, उ और री स्वरों से इन्हीं के समान स्वर मिलते हैं। अब समान स्वरों में ए के साथ ए या आ स्वर मिल सकता है, ई के साथ छोटी ई या बड़ी ई स्वर मिल सकते हैं, उ के साथ छोटा उ या बड़ा उ स्वर मिल सकता है, और री के साथ री। ऐसी स्थिति में जब ए के साथ ए या आ मिले, जब ई के साथ छोटी बड़ी मिले, जब उ के साथ छोटा उ बड़ा उ मिले, और जब री के साथ री मिले, तो समझ ले वहां कौन सी संधि होगी? दीर्घ। क्योंकि जब ऐसे ए और आ का मेल होगा तो क्या बनेगा? आपके आ, यानी कि दीर्घ स्वर आ हो जाएगा। इसी क्रम में ई से जब ई का और बड़ी ई का मेल होगा तो हो जाएगा बड़ी ई। इसी क्रम में ऊ का जब छोटे ऊ बड़े ऊ से मेल होगा तो हो जाएगा बड़ा ऊ। और ऐसे ही री का जब री से मेल होता है तो हो जाती है दीर्घ री, बड़ी री। तो देखो छोटी री में एक बार कटता है, यहाँ बड़ी री में 2 बार काटा जाता है, 2 बार इसे करते हैं। तो इस क्रम में आपने देखा यहाँ बड़ी री है, यानी कि समान स्वरों का मेल है। ए से ए और आ का मेल है, ई से ई और ई का मेल है, ऊ से ऊ और ऊ का मेल है, और ऐसे री से री का मेल है। तो इस क्रम में हमने देखा कि ये समान स्वर संधि इसलिए कहलाती है क्योंकि समान स्वरों का मेल होता है। तो जब हम ये देखें कि किसी भी वर्ण में ए के साथ, किसी भी वर्ण जैसे ए स्वर के साथ ए और आ के साथ अगर ए और आ का मेल हो रहा है कहीं भी, कहने का मतलब ए आ स्वरों के साथ ए आ स्वर मिलेंगे तो क्या हो जाएगा? आ। अब ये स्थिति रहे, यानी कि ऐसे ए मिलता हुआ या ए से आ मिलता हुआ या आ से ए मिलता हुआ या आ से आ मिलता हुआ, जहां भी आपको लगे किसी शब्द में तो समझ ले कि वहां कौन सी संधि है? स्वर संधि। और स्वर संधि का भी कौन सा स्वर हो जाएगा? दीर्घ, क्योंकि अंतिम वर्ण क्या हो रहा है यहां? दीर्घ। तो दीर्घ स्वर संधि होगी। जैसे शब्द है आपके विद्यार्थी शब्द, जब इसका संधि करते हैं तो क्या हो जाता है? विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी। तो हमने देखा यहां आ रहा है आपके आ प्लस यहां आ रहा है आपके ए, आ के साथ ए के मेल से भी क्या होता है? आ, यानी कि दीर्घ हो जाता है। कंडीशन दोनों तरफ स्वर ही है और यहां ए और आ यानी समान ही स्वर मिल रहे हैं। ए से ए मिले, जैसे युगांतर शब्द है, शब्द है आपके युगांतर, इसका संधि करते हैं तो हो जाता है युग प्लस अंतर,
हो जाएगा युग प्लस अंतर, तो गे में ए प्लस ए। अब दोनों की मेल से हुआ आ। जब ऐसी स्थिति रहे जहां आ से ए मिले, ए से आ मिले, या आ से आ, जैसे शब्द है आपकी हिमालय, शब्द है हिमालय, इसकी संधि करते हैं तो हो जाता है हिम प्लस आल। क्या हो जाता है? हिम प्लस आल। जब ऐसे आ मिल रहा है, कंडीशन आ से ए मिले, ऐसे ए मिले, ऐसे आ मिले और मेल से आ वर्ण हो रहा है। इसी प्रकार हमने अभी शब्द देखा था आपके विद्यालय, शब्द है आपके विद्यालय, इसकी संधि करते हैं तो हो जाता है विद्या प्लस आलय। क्या हो गया? विद्या प्लस आलय। तो यहां आ के साथ किसका मेल है? आ का। आ से आ मिला तो भी क्या हुआ? आपके आ। यहां हमने देखे हैं कि जब ऐसे ए मिलेगा तब भी आ होगा, जब ऐसे आ मिलेगा तब भी आ होगा, जब आ से ए मिलेगा तब भी आ होगा और आ से आ मिलेगा तब भी आ था, तो दीर्घ ही स्वर होगा। जब ऐसी स्थिति आपको शब्दों के विग्रह करते समय, संधि करते समय मिले तो समझ लो वहां कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि। और यहां मिलने वाले जो स्वर है वो सभी समान है, अर्थात ऐ से आ से ए, इसी स्थिति में ये सभी स्वर मिल रहे हैं। जब ये आप कंडीशन देखो किसी भी शब्द की संधि करते समय या पहले से हुई संधि को आप देखते हैं तो वहां समझ लो कि दीर्घ स्वर संधि होगी, क्योंकि ये समान स्वर संधि है और वर्णों के मेल से अंतिम स्थिति दीर्घ हो जाती है। इसी क्रम में ई के साथ जैसे शब्द आपके प्रतीत शब्द है, ऐसे शब्द है अभिप्सा, शब्द है अभिप्सा, प्रतीत है, इसका संधि करते हैं तो हो जाता है प्रति प्लस इत हो जाता है, प्रति प्लस इत। तो यहां भी ई प्लस यहां भी ई से ई के मेल से हो जाता है दीर्घ ई। ऐसे ही यहां अभी प्लस इप्सा, अभी प्लस इप्सा स्थिति में, तो यहां छोटी ई के साथ छोटी ई के मेल से भी बड़ी ई। कंडीशन वही, अगर समान स्वर मिल रहे हैं, ई के साथ ई मिल रहा है, ई के साथ ई, या ऐसे ही ऊ के साथ ऊ, जैसे आप शब्द देखें सरयूर्मी शब्द है, इसकी संधि करें तो हो जाता है सरयू प्लस ऊर्मी, सरयू प्लस ऊर्मी। जब ऊ के साथ ऊ मिले तो अंतिम स्थिति बड़ा ऊ के साथ ऊ के मेल से। तो यहां हमने देखा कैसी भी स्थिति हो, जैसे छोटी ई के साथ छोटी, छोटी ई के साथ बड़ी, बड़ी ई के साथ छोटी, या बड़ी ई के साथ बड़ी, कैसे भी स्वरों का मेल हो, अंतिम स्थिति दीर्घ हो रही है तो वहां समझ ले कौन सी स्वर संधि है? दीर्घ। और ये समान स्वरों के मेल से बनती है, इसलिए ये संधि भी कौन सी कहलाती है? समान स्वर संधि। ऐसे ही आपके यहां शब्द और भी देखें, जैसे गुरुपदेश शब्द है, गुरुपदेश, इसकी संधि करते हैं तो हो जाता है गुरु प्लस उपदेश, गुरु प्लस उपदेश। तो यहां छोटा ऊ प्लस यहां छोटा ऊ, दोनों के मेल से बड़ा ऊ। अंतिम स्थिति दीर्घ होने से यहां संधि कौन सी हो जाएगी? आपकी दीर्घ संधि। और वर्ण के मेल से यहां वर्ण जो बन रहा वो कौन सा है? दीर्घ। ऐसे ही आपके शब्द है कर्तृण, कर्तृण, यहां इसका संधि करते हैं तो हो जाता है कर्त्री प्लस ऋण हो जाता है, कर्त्री प्लस ऋण। तो यहां री के साथ री के मेल से दीर्घ री हो जाता है। तो हमने देखा जब वर्णों के मेल से दीर्घ वर्ण का निर्माण हो रहा है और समान वर्ण समान स्वर ही मिल रहे हैं तो वहां कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि। कोई भी शब्द देखो, संधि करते समय आपको देखना है कि ए, ई और ऊ स्वरों से मेल हो रहा है और मेल होने पर बनने वाला वर्ण दीर्घ है तो समझ लो वहां कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि।
चाहे हस्व से दीर्घ का मेल हो, चाहे दीर्घ से हस्व का हो, चाहे हस्व से हस्व का हो, चाहे दीर्घ से दीर्घ का हो, हर कंडीशन में दीर्घ वर्ण ही आ रहा है तो वहां हमारी कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि। तो इस प्रकार आपके दात्रिजूता शब्द है, इसका संधि करते हैं तो हो जाता है दात्री प्लस रिजूता, यहां शब्द है। तो यहां री के साथ री के मेल से क्या हो जाएगा? दीर्घ री। इस प्रकार हमने देखा जब ये स्थिति रहे, यानी कि हस्व से हस्व, हस्व से दीर्घ, दीर्घ से हस्व या दीर्घ से दीर्घ, कैसे भी वर्ण मिले लेकिन मिलने के बाद अंतिम स्थिति दीर्घ हो रही है स्वरों की, तो समझ ले वहां कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि। तो ये तो था आपके दीर्घ स्वर संधि की कुछ ट्रिक्स, कुछ समझने के भाव, कि आप जब भी देखें कोई भी शब्द है उसकी संधि करते समय पहला वर्ण भी स्वर है और दूसरा भी स्वर है, तो हमें पता चल रहा है संधि कौन सी है? स्वर संधि। अब स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, तो पांचों भेदों का पता करना है तो आप समझे, जब ए, ई, उ और री स्वरों के साथ ये समान स्वरों में से कोई सा भी स्वर मिलता हुआ दिखे और उसके मेल से वो दीर्घ वर्ण हो रहा है, दीर्घ स्वर हो रहा है, तो समझ ले वहां कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि। तो इस प्रकार यहां हमने समझा है कि कैसे किसी भी शब्द को देखकर और उसकी संधि करके आप पता लगा सकते हैं कि उसमें कौन सी स्वर संधि है। इसी क्रम में आपकी जो दूसरी स्वर संधि है वो है गुण स्वर संधि। कौन सी स्वर संधि है? गुण स्वर संधि। जैसे दीर्घ स्वर संधि में देखा कि समान स्वरों का मेल है, इसी प्रकार जो गुण स्वर संधि है इसमें आपके असमान स्वरों का मेल होता है। कैसे स्वरों का मेल होता है? असमान स्वर मिलते हैं। यहां तो समान स्वरों का मेल होता है, जैसे कि ये समान ए, ई, उ, री के साथ इसी के समान स्वर मिलेंगे तो वहां दीर्घ होगी, लेकिन यहां गुण संधि में असमान स्वरों का मेल होता है। जैसे कि यहां हम देखते हैं, यदि ए और आ स्वरों के साथ जब छोटी ई या बड़ी ई मिले, जब छोटा ऊ या बड़ा ऊ मिले और जब री मिले तो इनके मेल से, यानी कि ए आ से जब छोटी बड़ी ई मिलेगी तो हो जाएगा आपके ए, और जब ए आ से छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलेगा तो हो जाएगा ओ, और जब ए आ से री मिलेगी तो हो जाएगा आपके अर। जब ये स्थिति रहे तो हमें देखना है कि वहां कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि। जब ए, ओ, अर, आर, ए हो वर्णों के मेल से, असमान स्वरों के मेल से, तो वहां कौन सी संधि होगी? गुण संधि। या इसका एक समझने का तरीका है, जब शब्दों पे एक मात्रा वाले शब्दों का प्रयोग हो, शब्दों पर एक मात्राओं का ए और ओ की मात्रा का प्रयोग हो रहा हो, तो वहां कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि। जैसे शब्द है आपके सुरेश शब्द है, जैसे सुरेश, ऐसे ही दिनेश, ऐसे ही रमेश, ये ऐसे ही शब्द हैं जिसमें देखो आपने देखा कि एक एक मात्राओं का प्रयोग हो रहा। जब एक एक मात्राओं वाले ऐसे, ऐसा ही देवेंद्र, राजेंद्र, जब ऐसे आपको मिले कि एक एक मात्रा वाले शब्द आ रहे हैं और उनका विग्रह करते समय, जैसे इसका विग्रह करते हैं सुर प्लस ईस, ऐसे दिन प्लस ईस, इसमें रमा प्लस ईस, ऐसे यहां देव प्लस इंद्र, ऐसे ही राजा प्लस इंद्र। जब ये स्थिति रहे, हमने देखा यहां ए के साथ कौन सी वर्ण का मेल है? बड़ी ई का, और इससे हो रहा है आपके ए। इसी प्रकार आ के साथ किसका मेल है? बड़ी ई का, और बन रहा है आपके ए। इसी प्रकार ए के साथ किसका मेल है? ई का, तो बन रहा है आपके ए। ऐसे ही आ के साथ मेल है छोटी ई का और बन रहा है ए। कहने का मतलब जब एक एक मात्रा वाले ऐसे शब्द हमें मिले तो वहां हमें समझना है कौन सी संधि है? गुण संधि। अर्थात जब ऊपर एक मात्रा लगी हो और ए आ से
छोटी ई और बड़ी ई का मेल हो तो वहां समझ ले कौन सी संधि है, गुण संधि। ऐसे ही आपके शब्द है महोदय, शब्द है महोदय, भावोदय, सर्वोदय। देखिए यहां हमने देखा एक एक मात्राओं का प्रयोग है। एक एक मात्राएं जब ऊपर लगी हो, जैसे यहां भी एक एक मात्राएं ऊपर लगी हुई थी, वही क्रम में यहां एक एक मात्राएं भी यहां ऊपर लगी हुई हो, ओ की मात्रा लगी हो, तो वहां समझ लो कौन सी संधि हो जाएगी, आपकी गुण संधि। जैसे इसका संधि करते हैं तो हो जाता है महा प्लस उदय। क्या हो जाएगा, महा प्लस उदय। आ के साथ ऊ के मेल से हो रहा है ओ की मात्रा, तो समझे यहां कौन सी स्वर संधि हो जाएगी, आपकी गुण स्वर संधि। ऐसे ही भाव प्लस उदय, भाव प्लस उदय, ए के साथ ऊ के मेल से हो रहा है ओ, तो यहां भी कौन सी संधि है, गुण स्वर संधि। ऐसे ही सर्व प्लस उदय, यहां भी आपके सर्व प्लस हो जाता है उदय, वही ए के साथ ऊ के मेल से हो जाता है ओ। जब ये स्थिति रहे तो समझना है कि वहां कौन सी संधि होगी, गुण स्वर संधि, और ये असमान स्वरों के मेल से बनने वाली गुण संधि होती है। इसी क्रम में आपके जब ए आ के साथ री का मेल होता है तो हो जाता है अर, ए आ के साथ री के मेल से क्या हो जाता है, अर, और इससे बनने वाली संधि देखिए, जैसे आप लिखते हैं कण्वर्षि, शब्द है कण्वऋषि, शब्द है महर्षि, शब्द है सप्तऋषि। जब ऐसे शब्द आए तो वहां समझ लो अर का बोध हो रहा हो तो वहां समझ लो कौन सी संधि है, गुण संधि। जैसे कै को हलंत किया ए आ गया, अणे को हलंत किया इस आधा ही अणे था, बै को हलंत किया ए आ गया, ऊपर रर्रा लगा हुआ, रे को हलंत किया, से को हलंत किया ई आ गया, यानी कि छोटी ई है। तो हमने देखा अर यहां आ रहा है, जब अर आ रहा हो तो हमें समझना है कि वहां कौन सी संधि है, गुण स्वर संधि। जैसे इसकी संधि करें तो हो जाता है कण्व प्लस ऋषि, कण्व प्लस ऋषि, ए के साथ री के मेल से हो जाता है अर, तो यहां आपके संधि हो जाती है गुण संधि। इसी क्रम में महर्षि की संधि करें, महा प्लस हो जाता है ऋषि, महा प्लस ऋषि, तो आ के साथ जब री मिलता है तो हो जाता है अर, यानी कि स्थिति जब ए आ के साथ री के मेल से अर का निर्माण हो रहा है तो समझ ले वहां कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि। जब एक एक मात्राओं वाले शब्द हो और जब अर आदि के निर्माण वाले शब्द हो तो समझ ले वहां कौन सी संधि हो जाती है, गुण संधि। तो आपने देखा कि कैसे स्वर, और देखिए मित्रों हमने यहां समझा कि स्वर संधि के जो दो भेदों को समझने का प्रयास किया है। पहला तो आपकी दीर्घ स्वर संधि है और दूसरी अपने गुण स्वर संधि, और दीर्घ और गुण संधि को हमने ट्रिक के माध्यम से समझने का प्रयास किया है कि कैसे आप पता लगा सकते हैं कि यहाँ कौन सी स्वर संधि है, क्योंकि स्वर संधि के हिंदी में कितने भेद है, 5। अब पांचों भेदों को हमें समझने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है, तो उसी कठिनाई के हल के लिए हमने यहाँ ये ट्रिक के माध्यम समझने का प्रयास किया है। ट्रिक माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि जब ए ई उ पहले स्वर हो और इनके साथ इन्हीं के समान ए आ ई उ री स्वर मिले तो वहां कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ। और उसी क्रम में जब ए आ के साथ छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री आदि का मेल हो और ए ओ अर वाले शब्दों की संधि हो रही हो तो वहां समझना है कि कौन सी संधि है, गुण संधि। अब इसी क्रम में आगामी संधि के तीनों भेदों को, जिसमें वृद्धि, यण और अयादि को आगामी कक्षा में देखेंगे। आज पढ़ा है उसमें आपको कोई समस्या हो तो और कमेंट से बताएं, उसका और भी सॉल्यूशन और भी तरीका हम देख सकते हैं। और अपने मित्रों को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर कहें। आप भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और परीक्षा से पूर्व अच्छी तैयारी करके आगे बढ़े और अच्छा पढ़े। धन्यवाद।